गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस क्लास में हमने भाषा और व्याकरण के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। भाषा के निर्माण में वाक्य की आवश्यकता होती है। भाषा निर्माण में किसकी आवश्यकता होती है? वाक्य की। और वाक्य का निर्माण किससे होता है? शब्दों से होता है। और शब्द किससे मिलकर के बनते हैं? वर्णों से। इस प्रकार वर्ण भाषा के मूल होते हैं। जैसे इसमें दिया है, दो पिक्चर दी है, एक सिपाही और दूसरा बंदर। तो उपरोक्त सिपाही और बंदर शब्दों के टुकड़े करके निम्नलिखित प्रकार से लिखा जा सकता है। जैसे सी में किसका साउंड आ रहा है? ई का। तो स प्लस में ई प्लस में प पे किसकी मात्रा है? आ। और प्लस में ह, प्लस में ह पे किसकी मात्रा है? ई। तो हम इसको इसके टुकड़े करके या संधि विच्छेद करके इस प्रकार लिख सकते हैं। अब हम वर्ण की परिभाषा के बारे में पढ़ लेते हैं। भाषा की वह सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके खंड नहीं किए जा सकते हैं वर्ण या अक्षर कहलाते हैं। इसको सरल रूप में हम कह सकते हैं, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों का जो समूह होता है उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कितने वर्ण होते हैं? 52। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर को बोलने के लिए किसी भी चीज की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। वो संख्या में कितने होते हैं? 11। जैसे अ से लेके औ तक हमारे क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और ये संख्या में कितने हैं? 11। अब स्वर के भेद आ जाते हैं। इसमें पहला है इसका ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है उन्हें स्वर ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसका उच्चारण करने में हमें बहुत ही कम समय लगता है। ये संख्या में 4 हैं। जैसे अ, ई, उ, री। ये वर्ण क्या है? हम आसानी से बोल रहे हैं। इस वर्ण को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। दूसरा हमारा आ जाता है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर से दुगुना समय में होता है उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज्यादा समय में बोला जाता है, इसे हम कौन सा स्वर कहते हैं? दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए, ओ तथा अ, ये दीर्घ स्वर हैं। अब आ जाता है प्लुत स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण ह्रस्व स्वर से लगभग 3 गुना समय में होता है, मतलब जो आपका ह्रस्व स्वर है उससे 3 गुना समय लगता है, उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर प्रकट करने के लिए स्वर के आगे 3 का चिन्ह अंकित कर देते हैं। जैसे ओम। इसको बोलने में हमें ज्यादा समय लग रहा है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है व्यंजन। वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? व्यंजन। व्यंजन को हमेशा स्वरों की सहायता से बोला जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 39 या 39। ये नीचे की जो टेबल दी गई है इसमें ये दर्शाया गया है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। जैसे क से लेके म तक को हम स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत लेते हैं। य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। श, ख, श, ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। छ, त्र, ज्ञ, स्र, श्रमिक को संयुक्त कहते हैं। और नवीन विकसित अतिरिक्त वर्ण क्या है हमारा? ड और र। अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है व्यंजन के भेद। व्यंजन के हमारे कितने भेद हैं? वही जो अभी मैंने आपको ऊपर टेबल में बताया, वही व्यंजन के क्या हैं? भेद हैं। जैसे स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और नवविकसित अतिरिक्त वर्ण। अब सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। क से लेकर म के 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मतलब जीभ जो होती है मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श करती है। जो मुंह में हमारे अलग अलग भाग हैं, जैसे दांत है, ओठ है, इन सबको स्पर्श करती है, उसे हम क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। अब हमारा दूसरा आ जाता है अंतस्थ व्यंजन। य, र, ल, व वर्ण अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं।
जिन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच में होता है उन्हें अंतस्थ व्यंजन क्या कहते हैं। यह स्वरों और व्यंजन के बीच का उच्चारण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन। तीसरा हमारा आ जाता है ऊष्म व्यंजन। श, ख, श, ह वर्ण ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख से गर्म वायु निकलती है, मतलब ऊर्जा निकलती, गर्म हवा निकलती है, इसलिए इसको हम कौन सा व्यंजन कहते हैं, ऊष्म व्यंजन। हमारा चौथा पॉइंट है संयुक्त व्यंजन। छ, त्र, ज्ञ और स्र से श्रमिक वर्ण संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। जो वर्ण दो वर्णों से मिलकर बनते हैं उन्हें हम कौन सा व्यंजन कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। ये दो वर्णों की सहायता से बनते हैं, इसीलिए हम इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। नीचे आपको दर्शाया गया है, जैसे क प्लस में श, ये किससे, ये इससे कौन सा शब्द बनता है, छ से छतरी। त प्लस में र से कौन सा शब्द बनता है, त्र से त्रिशूल। श प्लस में र से कौन सा शब्द बनता है, श्र से श्रमिक। ज प्लस में य से कौन सा शब्द बनता है, ग से ज्ञानी। अब नव विकसित अतिरिक्त वर्ण आ जाते हैं, ड और ड़। इनके नीचे क्या है, बिंदी लगा करके दो ऐसे व्यंजन है जो क्रमशः ड और ढ से विकसित हुए हैं। अब आ जाता है द्वित व्यंजन। जब एक जैसे दो व्यंजन आपस में मिलते हैं वे द्वित व्यंजन कहलाते हैं। जैसे ब हलंत लगा है प्लस में ब, मीन्स आधा ब और पूरा ब मिलके क्या बन रहा है, जो वर्ण बन रहा है उसे हम कौन सा व्यंजन कहते हैं, द्वित व्यंजन। जैसे इसमें बना है डिब्बा, ठीक है, दो ब मिलके बने हैं। ऐसे सज्जन, ज क्या है, दो वर्ण मिलकर के, दो व्यंजन आपस में मिलकर के बने हैं। बल्ला और बच्चा, आपको समझ में आ गया। जब दो वर्णों के मेल से जो शब्द बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं, द्विज व्यंजन। अब आगे हम चलते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, एक विशेष बात आपको बताई गई बुक में, सभी व्यंजन वर्णों में अ स्वर मिला रहता है। जो सभी व्यंजन के वर्ण हैं उसमें अ स्वर सब में मिला रहता है, इसीलिए जब केवल व्यंजन वर्ण लिखना होता है तो उसके नीचे हलंत लगा दिया जाता है। सब में अ का मिक्स होता है, इसलिए हम हलंत लगा के अ को अलग करते हैं जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अयोगवा। अयोगवा ऐसे वर्ण हैं जो न तो स्वर हैं न ही व्यंजन हैं। ऐसे वर्ण को हम क्या कहते हैं, अयोगवा। न वो स्वर में आते हैं और न व्यंजन में, जैसे अंग, अह। अब है अयोगवाह का प्रयोग तीन प्रकार से किया जाता है, अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। सबसे पहले अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। वे स्वर जिसमें उच्चारण करते समय केवल नाक से हवा निकलती है, इस ध्वनि को, ध्वनि की पहचान के लिए इसके ऊपर केवल बिंदु लगाया जाता है। जैसे अंडा, गंदा, चंचल, संस्कार, हंस, अंश आदि। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अनुनासिक। वे ध्वनियां जिनके उच्चारण के समय नाक और मुंह दोनों से हवा निकलती है, इसका निर्धारण चंद्र बिंदु है। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं, जैसे चांद, आंख, पूछ आदि। अनुनासिक का क्या होता है, इसका उच्चारण नाक और मुंह दोनों की से जो हवा निकलती है उसके जरिए किया जाता है। तीसरा हमारा आ जाता है विसर्ग। विसर्ग ध्वनि ह का अस्फुट रूप है। यह अन्य अयोगवाही ध्वनियों की तरह स्वर के बाद प्रयोग होता है। इसका निर्धारण, इसके निर्धारित जो चिन्ह है वो क्या है, दो बिंदी लगाते हैं हम शब्द के बाद, जैसे प्रातः, नमः, अतः आदि। ठीक है। अब वर्णों का उच्चारण स्थान आपको नीचे दिया गया है, ये टेबल आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि कौन सा वर्ण, कौन सा स्वर कहाँ से बोला जाता है। थैंक्स, स्टे इन, स्टे होम।